Hello, 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 हेलो। वालेकुम सर। आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। जी हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल जा रही है आवाज। तेरा बात कट के आ रही है। आ रही है ना वैसे? हेलो, 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 हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हो रहा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थोड़ा सा रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स पोस्टुलेट्स पर मुश्तमल थी।
और प्लैंक्स पोस्टुलेट्स आपने देखे थे 3 थे, और हमेशा याद रखें जब भी लफ्ज प्लैंक्स आए तो फौरन समझ जाएं कि मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा होने जा रही है। और ऐसी क्या बात थी कि मॉडर्न फिजिक्स प्लैंक से शुरू हुई? मॉडर्न फिजिक्स इससे 17 साल बाद शुरू होगी, ये भी याद रखिएगा, लेकिन इब्तिदा प्लैंक्स ने कर दी। और उसने ऐसी क्या बात कर दी कि हम कहते हैं कि 1900 और 1901 से हम जो फिजिक्स है उसे मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं। बज़ाहिर अभी इतनी इम्पोर्टेंस शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन क्लासिकल के लिए ये बहुत ही अजीब व गरीब बात थी कि एनर्जी को डिस्क्रीट लिया जाए, डिसकंटिन्यूअस लिया जाए। क्योंकि क्लासिकल ट्री डायग्राम में आपने देखा था कि डिसकंटिन्यूटी पार्टिकल की नेचर होती है। एनर्जी में जो कि वेव नेचर है उसमें कंटिन्यूटी का तस्वुर है, किसी भी वेव में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती सर आपकी आवाज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। चुनाचे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में एनर्जी डिस्क्रीट हो गई है। इमिशन सिर्फ उस वक्त हो रहा है जब कोई भी ऑसिलेटर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। ये बात एनर्जी को डिस्क्रीट कर रही है, ये बात एनर्जी को डिसकंटिन्यूअस कर रही है। और जो एनर्जी इमिट हुई इतने टाइम के लिए, चाहे वो पिको सेकंड ही क्यों ना हो, तो वो सिर्फ उस वक्त हुई जब कोई ऑसिलेटर हायर से लोअर में गया। और एब्जॉर्प्शन लोअर से हायर जाने का नाम है। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ही ऑसिलेटर है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो वो ऑसिलेशन के दौरान लोअर टू हायर कुछ भी नहीं दे रहा आपको, हायर टू लोअर आते हुए वो एनर्जी दे रहा है। और ये मुसलसल ऑसिलेशन में आपको पता है, कंप्लीट ऑसिलेशन में वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में भी जा रहा है और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में भी आ रहा है। तो जो एनर्जी हमें मिल रही है एट द टाइम ऑफ इमिशन, वो टुकड़ों में मिल रही है। इन ही टुकड़ों को क्वांटा कहा गया। क्वांटा जर्मन जबान का लफ्ज जिसके मायने है पैकेट, यानी आसान लफ्जों में एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में है। छोटे छोटे पैकेट्स हैं, हर पैकेट दूसरे से जुदा है, और उस वक्त प्रोड्यूस होता है या क्रिएट होता है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, अदरवाइज नहीं। पहले जो ऑसिलेशन हो रही थी क्लासिकल, उसमें आपने देखा था कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी और उसका जो सोल्यूशन था वो आपको ये बता रहा था कि जब तक ये ऑसिलेट करेगा टाइम के लिहाज से एक कंटिन्यूअस वेव प्रोवाइड करेगा। उस वेव यानी साइनोसाइडल वेव में किसी जगह भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। तो क्लासिकल के लिहाज से एनर्जी वेव नेचर है, कंटिन्यूअस है। और न्यूटन के बाद 1640 के बाद अब 1900 में ये बात प्लैंक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जनाब, एनर्जी तो पार्टिकल नेचर है। उनकी थ्योरी के मुताबिक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एनर्जी पार्टिकल नेचर है, लेकिन उनकी थ्योरी ये कह रही है कि एनर्जी पार्टिकल नेचर है। खैर,
ये बात मैं और मज़ीद तफसील से आपको बता चुका हूँ कि एनर्जी, पार्टिकल नेचर, ये बात प्लैंक्स ने कही, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कोई नहीं उसके पास, और फॉर्मूला भी ड्राइव किया गया जो कि आप कर रहे हैं, कर चुके हैं तकरीबन। इस फॉर्मूले में परफेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हर किस्म की, यानी शॉर्टर और लॉन्गर दोनों तरह की वेवलेंथ पर वैलिड है। तो मैंने आपसे कहा कि एक ब्लैक बॉडी तस्वुर कर ली जिसमें बहुत सारे ऑसिलेटर हैं। कुछ ऑसिलेटर हैं जिनकी तादाद n1 है, उन सब की एनर्जी E1 है। कुछ ऑसिलेटर हैं n2 तादाद वाले, इसमें एनर्जी E2 है। और ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ है पूरी, डिफरेंट एनर्जीज। हमने एवरेज निकालनी है अगर ब्लैक बॉडी की, तो हमने ऊपर एनर्जी रखा, सबकी सम कर दी और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दिया। इसी इक्वेशन को फिर आप इस समेशन नोटेशन में ले गए थे, एंड सो ऑन, यहाँ तक चलते हुए हम इस जगह पर आ गए थे कि मैंने तो वो ऊपर वाला पेज थोड़ा सा दिखाना, कल इसमें ना एक लाइन रह गई थी लिखने से। कौन सी, वो ऊपर वाला जो इससे ऊपर वाला पेज जो है, ये नीचे, जी जी नीचे नीचे से नीचे, ये सही सही। सर आप ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिए। जी जी मैं कर दूंगा। सही। तो उसमें देख के ही लिखेंगे। ये इंशाल्लाह शाम तक मैं इसका पीडीएफ और इसके साथ और भी पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। सर थैंक यू। जी, तो बात हो रही थी हमारी कि हम पहुंचे थे यहाँ तक। दोबारा उसको हमने n की वैल्यूज प्लेस करते चले गए, n0 टू इन्फिनिटी। 0 रखा है ऊपर, सब चीज़ 0 हो गई। नीचे 0 रखा n की जगह, तो 1 हो गया पहली टर्म। यहाँ 0 है, ये 1 है। इसके बाद 1 2 3 4 आप रखते जाएं। मैंने 3 टर्म्स खोली हैं। ये सिलसिला तो जारी रहेगा अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है, क्योंकि infinite number of oscillators having the infinite number of energy states। फिर इसको हमने थोड़ा सा इजी करने के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी, ये एक्सपोनेंशियल वाली चीज जो है, इसे सपोज कर लिया y के बराबर, e राइज टू पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी को y ले लिया, सिर्फ माइनस एच न्यू ओवर के टी एक्सपोनेंशियल पर है, ये पूरी चीज को y ले लिया। अब देखें यहां तो यही चीज है तो y आ गई यहां, लेकिन ये पावर 2 है, तो माइनस एच न्यू ओवर के टी की जगह तो y आ गया और ये पावर y पे आ गई, y स्क्वायर। सेम एज यहाँ क्यूब आ गया, y क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। नीचे भी यही चीज आई, इसी तरह रख दी गई। और इस तरह हमने ऊपर से एच न्यू कॉमन निकाल लिया। एच न्यू कॉमन निकाल लेने के बाद जो कुछ ब्रैकेट में बचा वो लिख दिया और नीचे वाली टर्म को एज इट इज रख दिया। अब जो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जो टर्म्स हैं, ये एक एक्सपेंशन है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। किस चीज का? हमने कहा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। In above equation, both the series are binomial expansions. तो बाइनोमियल आप जानते हैं, a प्लस b होल रेस्ट टू पावर n। प्लस है तो सारी टर्म प्लस की होंगी, और अगर माइनस है तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस की होती चली जाएगी। एंड a प्लस b होल रेस्ट टू पावर n किसके बराबर होगा? a रेस्ट टू पावर n
प्लस एन ए रेस टू पावर n माइनस वन और b, फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस टू और b की पावर 2। ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर मैं 1 माइनस वाई होल रेस टू पावर माइनस टू को एक्सपेंड करूं बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, तो मुझे ऊपर वाली सीरीज मिल जाएगी। और अगर 1 माइनस वाई होल रेस टू पावर माइनस वन को एक्सपेंड किया जाए बाइनोमियल थ्योरी के जरिए, तो मुझे नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो सीरीज है वो मिल जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाली सीरीज और नीचे वाली सीरीज, बोथ द सीरीज कैन बी रिटन एज अ बाइनोमियल टर्म्स, जो मैंने लिख के दिखाई हुई है नीचे, यानी 1 माइनस वाई होल रेस टू पावर माइनस टू, 1 माइनस वाई होल रेस टू पावर माइनस वन, इस तरह लिख सकते हैं। साइड में कहीं भी आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा बाइनोमियल थ्योरम को लगा के, तो आप देखेंगे कि आपको यही सीरीज हासिल हो जाएंगी। तो हमने इस तरह इन सीरीज पर बाइनोमियल फॉर्मूला यूज कर दिया, यानी बाइनोमियल की राइट हैंड साइड हमारे पास थी, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड को फॉर्म करके लिख दिया है। चले, दोनों ब्रैकेट आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे ले आए। जब आप ये वाला ब्रैकेट नीचे ले आएंगे तो ये पावर माइनस टू से प्लस टू हो जाएगी। 1 माइनस वाई होल रेस टू पावर माइनस वन और 1 माइनस वाई होल रेस टू पावर टू एक जैसी बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास बच जाएगा दिस वन, यानी h न्यू y 1 माइनस y, ये वाली टर्म, दिस वन। अब आपने डिनोमिनेटर में से y कॉमन निकाला। ये सब सिंप्लिसिटी के लिए हो रहा है, आसान बना रहे हैं इक्वेशन को। जब यहां से y कॉमन निकाला तो आपको पता है कि यहाँ तो 1 आ जाएगा, दिस वन। यहाँ y नजर ही नहीं आ रहा तो ये 1/y हो जाएगा। ये भी कॉमन निकालने का एक अंदाज होता है। अब ये y बाहर कॉमन निकाल लिया, ये y इस y से कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 1/y। मजीद नीचे सिंप्लीफिकेशन के लिए आते हैं। y की वैल्यूज जैसे कि अभी आपने लेट की थी, माइनस एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर माइनस एच न्यू ओवर के टी, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस एच न्यू ओवर के टी को हमने y सपोज किया था अभी ऊपर। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, इसलिए हमने इस जगह पर ये वैल्यूज वापस प्लेस कर दी। देख सकते हैं आप 1/y and the y is equal to e raised to power h nu over kt, ये आ गई यहाँ पर। अब ये फ्रैक्शन में 1 है क्योंकि 1/y था, ये दिस वन 1/y, इसे ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे एक्सपोनेंशियल टर्म को तो ये माइनस प्लस हो जाएगी। यानी इक्वेशन अब हमें मिली h न्यू दिस वन exponential raised to the power h nu over kt minus 1, this one। क्या हासिल हुआ आपको? एनर्जी, एवरेज एनर्जी चल रही है, आपको याद है? शुरू से वही इक्वेशन चल रही है। शुरू से वही इक्वेशन चल रही है।
यानी the above equation shows average energy of infinite number of oscillator of a black body at constant absolute temperature. यानी हमें एवरेज एनर्जी मिल रही है किसी ब्लैक बॉडी की, एंड दैट ब्लैक बॉडी कंसिस्टिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ oscillators at the constant absolute temperature capital T. बार बार लफ्ज यूज हो रहा है एवरेज एनर्जी। एवरेज क्यों? इसलिए कि बेतहाशा ऑसिलेटर्स हैं, हम तो आसानी के लिए उनको इनफाइनाइट कह गए। इतने बहुत सारे ऑसिलेटर्स की एनर्जी। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें एनर्जी मिले फॉर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें इनफाइनाइट ऑसिलेटर नहीं चाहिए, फिर हमें सिर्फ उतने ऑसिलेटर चाहिए जो कि यूनिट वॉल्यूम में मौजूद हो। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की टर्म आ रही है, इसको गौर से देखिए कि फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम द अबव इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय जीन्स फैक्टर। डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम ये जीन्स फैक्टर। व्हाट इज अ जीन्स फैक्टर? होता क्या है जीन्स फैक्टर? तो नीचे उसकी वजाहत की गई है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस दी गई है। द जीन्स फैक्टर गिव्स नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये पूरी कैलकुलेशन है, ये हमारे यहाँ शामिल नहीं की गई है। डायरेक्ट जीन्स फैक्टर का तस्करा किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन्स फैक्टर बेसिकली एक बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है जो सिर्फ ये बताती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में ऑसिलेटर्स की तादाद, कॉल्ड द जीन्स फैक्टर। अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द जीन्स फैक्टर, तो आपका बड़ा आसान से यही जवाब होगा कि जीन्स फैक्टर गिव्स द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ ब्लैक बॉडी। किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए जीन्स फैक्टर दरअसल उस ब्लैक बॉडी के यूनिट वॉल्यूम में मौजूद ऑसिलेटर्स की तादाद को जाहिर करता है। किसके बराबर होता है जीन्स फैक्टर? 8 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़ टू पावर 4। और अगर मैं लैम्डा रेज़ टू पावर 4 को ऊपर ले जाऊं तो 8 पाई लैम्डा रेज़ टू पावर -4 इज द सेम सर यहाँ पे हम इन टर्म ऑफ ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में क्यों बात नहीं कर रहा? थिंग। इन टर्म ऑफ ऑसिलेटर बात क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कि हमने जो एनर्जी हासिल की है, ये इक्वेशन यहाँ छोड़ी है, ये बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑसिलेटर के लिए। अब मैं चाहता हूं कि ये एनर्जी मुझे इनफाइनाइट के लिए नहीं मिले, बल्कि यूनिट वॉल्यूम में जो ऑसिलेटर है उनके लिए हासिल हो जाए। तो अगर मैं इस एनर्जी को जीन्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एनर्जी कितनी मिल जाएगी? इतनी, इतने ऑसिलेटर्स की जो यूनिट वॉल्यूम में मौजूद हो। तो यहाँ एनर्जी की इक्वेशन छोड़ने के बाद हम यहाँ जीन्स फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि होता क्या है। फिर अगर जीन्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो यही एनर्जी हमें मिल जाएगी फॉर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम। चुनाचे हम पहुंचे उसी इक्वेशन में और दोनों जानिब जीन्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय जीन्स फैक्टर। नाउ एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द जीन्स फैक्टर। पहले ये एनर्जी एवरेज इनफाइनाइट के लिए थी, अब ये एनर्जी एवरेज फॉर अ नंबर ऑफ ऑसिलेटर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, यानी
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स मिलने लगी। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चुनाचे लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म को अब मैं ई कहूंगा, बस सिर्फ ई। व्हाट इज ई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी मैंने इस पूरे सिंबल को एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द जीन्स फैक्टर, अब मुझे क्या हासिल हो रहा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किससे जाहिर कर रहे हैं? सिर्फ ई से। अब वो उसके साथ जो वो था निशान, वो हटा दिया और इस पूरी चीज को ई कह दिया। अब मेरे लिए ये फॉर्मूला बन गया ई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी से मुराद ऐसी एनर्जी जो कि उन ऑसिलेटर्स की है जो यूनिट वॉल्यूम में मौजूद हो। अब फिजिकल टर्म आ गई बेसिकली। सर अगर इनफाइनाइट। हमें पर यूनिट एरिया या लेंथ में चाहिए तो? नहीं, यहाँ तो बात ब्लैक बॉडी की हो रही है। ब्लैक बॉडी इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, और जो भी चीज़ होगी, मैटर हमेशा 3 डायमेंशन होता है। आपके पास कोई भी चीज़ हो तो उमूमन ऑसिलेटर मींस के एटम्स, तो एटम जो है वो 3 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करेगा। और कोई भी शय जो आपके पास है, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन ले लेते हैं हम क्वांटिटी, लेकिन फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता उनका। आप एरिया ले रहे, लेकिन उस वक्त उसकी मोटाई भी होती है कुछ ना कुछ, लेकिन आप उसको शामिल नहीं कर रहे होते, तो आप कह देते हैं एरिया 2 डायमेंशन। लेंथ ले रहे होते हैं, तो लेंथ किसी भी चीज की ले रहे हो, उसकी कोई ना कोई मोटाई भी होती है। उधर कह देते हैं कि सिर्फ 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम की बात हुई है, क्योंकि ऑसिलेटर हमेशा 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेंगे, चुनाचे इसलिए इसको पर यूनिट वॉल्यूम का है। हाँ, अगर कहीं एनर्जी हमें चाहिए है सिर्फ एरिया पे मौजूद, तो फिर ये इक्वेशन नहीं होगी। फिर ये वॉल्यूम के लिए, इसके डायमेंशन में वॉल्यूम है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर आप उसे कह सकते हैं कि ये एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन फिर उसके साथ लफ्ज लगेगा सरफेस एनर्जी डेंसिटी, लीनियर एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ क्योंकि हमने एक यूनिट वॉल्यूम में मौजूद एटम्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स की तादाद की बात की है, इसलिए लफ्ज वॉल्यूम आ रहा है। तो उमूमन यहाँ पर जब भी बात होगी किसी ब्लैक बॉडी की होगी, जो भी होगा वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो उसके जो एटम्स हैं वो सिर्फ सरफेस वाले नहीं दे रहे, एनर्जी सब दे रहे हैं, सब ऑसिलेट कर रहे हैं। एक कंटेनर में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं हों और वो तेजी से हरकत कर रहे हों, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं। तमाम अतराफ 3 डायमेंशन में मौजूद सब हरकत कर रहे होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, कोई एक ब्लैक बॉडी है, ऑसिलेटर्स हैं, तो उसमें सिर्फ ऑसिलेटर सरफेस वाले नहीं हरकत कर रहे, सब हरकत कर रहे हैं, सब ऑसिलेट कर रहे हैं, सब एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और इमिट भी कर रहे हैं। इसलिए हमने वॉल्यूम का लफ्ज यूज किया है। अब नेक्स्ट हमारे लिए ये इक्वेशन, ये पूरी चीज ई बन गई। एच न्यू 8 pi lambda raised to power minus 4 e raised to power h nu over kt minus 1। अब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। वी नो दैट एक इक्वेशन है c बराबर न्यू लैम्डा, एक कॉमन सी इक्वेशन है, वेव के लिए है आसान लफ्जों में, c बराबर न्यू लैम्डा, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेव लेंथ है। अगर यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाली जाए तो c ओवर लैम्डा, और अगर लैम्डा को मैं ऊपर ले जाऊं तो c लैम्डा रेज़ टू पावर -1। एक ही बात है, ये टर्म सेम होती हैं।
अब मेरे पास इक्वेशन में दो जगह न्यू है, एक ये लिखा हुआ ऊपर न्यूमरेटर में और एक ये लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल की पावर में। इन दोनों न्यू की जगह मैं ये वैल्यूज रख रहा हूं। एक्सपोनेंशियल की पावर में c ओवर लैम्डा रख दिया, इस फॉर्म में रख दिया, और ऊपर ताकि फ्रैक्शन दोबारा ना बने तो मैंने c लैम्डा रेज़ टू पावर -1 की फॉर्म में लिख दिया। ये लिखा हुआ न्यू की वैल्यू c लैम्डा रेज़ टू पावर -1, बाकी ये सारी चीजें वही हैं जो ऊपर थी। और एक्सपोनेंशियल में भी न्यू की जगह c ओवर लैम्डा लिख दिया। ऊपर न्यूमरेटर में लैम्डा रेज़ टू पावर -1, लैम्डा रेज़ टू पावर -4 दोनों सेम है, पावर्स ऐड हो गई, -4 -1 -5 बन गई। तो ये आ गया 8 पाई लैम्डा रेज़ टू पावर -5 h c एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर h c ओवर k लैम्डा t -1। यह है जनाब वो फॉर्मूला, मशहूर ज़माना फार्मूला। थोड़ी देर के लिए रुक। मशहूर ज़माना फार्मूला जिसे कहते हैं हम प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हर किस्म की वेवलेंथ, आइदर वो शॉर्टर वेवलेंथ हो, लॉन्गर वेवलेंथ हो, सब पर वैलिड है। यानी इससे हासिल की गई ब्लैक बॉडी की जो कर्व है वो फार्मूले से हासिल की गई कर्व और एक्सपेरिमेंटल हासिल की गई कर्व एक जैसी होती है। डेविएशन नहीं आता कहीं, ना शॉर्टर वेवलेंथ में ना लॉन्गर वेवलेंथ में। जैसा कि इससे पहले आया था कि वीन्स में लॉन्गर वेवलेंथ पे कर्व अलग अलग जा रहे थे और यहाँ शॉर्टर वेवलेंथ पे कर्व अलग अलग जा रहे थे। ऐसा यहाँ नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो प्लैंक्स का फॉर्मूला है इज अ कंप्लीट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हर किस्म की वेवलेंथ के लिए वैलिड है, चाहे वो लॉन्गर वेवलेंथ हो या शॉर्टर वेवलेंथ हो। तो इसको हमने कहा कि द अबव इक्वेशन इज नोन एज प्लैंक्स energy density formula which valid for all types of wavelength। हर किस्म की वेवलेंथ के लिए वैलिड है। ये इस फार्मूले की कामयाबी थी कि पिछले इतने अरसे से हम लगे हुए थे कि कोई तो फॉर्मूला ऐसा बन जाए जिसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई खामी ना हो, लेकिन नहीं बन रहा था। यहाँ आकर प्लैंक्स का फॉर्मूला शॉर्टर एंड लॉन्गर दोनों तरह की वेवलेंथ के लिए वैलिड है। अब आपको मालूम सर ये टेम्परेचर कांस्टेंट पे होगा ना? जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जी जी, कोई एक टेम्परेचर रख दें यहाँ पर और फिर कैलकुलेशन निकाल लें तो ये एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर इज आल्सो अ वेरिएबल। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर की कोई और वैल्यूज रखेंगे, यानी किसी भी ब्लैक बॉडी से जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो सारी चीज़ों को वेरिएबल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर डिफरेंट वेवलेंथ के पास जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो एनर्जी हमें इस फॉर्मूले से मिलेगी, अगर हम जाकर लेबॉर्ट्री में चेक करें, किसी ब्लैक बॉडी को उसी टेम्परेचर पे रखें जिस टेम्परेचर की वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में रखा था और फिर कैलकुलेट करें तो वही वैल्यूज़ हासिल होंगी जो कि इस फॉर्मूले से मिल रही हैं। इस बात को हम ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली वैलिड फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ वैल्यूज़ दे रहा हो और कहीं कुछ। फॉर ऑल वेवलेंथ की कोई भी वैल्यूज़ रखें एट अ कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट्स गिव्स द एनर्जी, और बिल्कुल वही वैल्यूज़ दे रहा है जो कि प्रैक्टिकली हमें मिलती हैं। चुनाचा फॉर्मूला सर यहाँ पे जो के क्या शो कर रहे हैं ये तो समझाइए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चलिए। के इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत सारी बातों में हमने
क्लासिकल बैकग्राउंड में बात नहीं की है, सिर्फ कोशिश की है कि हम 1900 तक पहुंच जाएं, यानी प्लैंक्स की बात तक पहुंच गए। अब आइए जनाब, प्लैंक्स का फॉर्मूला परफेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लैंक्स के फॉर्मूले से फॉर शॉर्टर वेवलेंथ वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है, और अगर प्लैंक्स के फॉर्मूले को फॉर लॉन्गर वेवलेंथ देखा जाए तो हम इस फॉर्मूले से रेले जीन्स का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। प्लैंक्स के फॉर्मूले से हर फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा उसमें ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। यानी अगर मैं कहूं कि लैम्डा सिर्फ शॉर्टर हो, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू छोटी हो, बहुत छोटी हो, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं कि लैम्डा इज अ शॉर्टर वेवलेंथ, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बिल्कुल वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा। और अगर मैं ये कहूं कि लैम्डा इज अ लॉन्गर वेवलेंथ और ये प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले में डाल दें कि ये जो लैम्डा इसमें नजर आ रहा है ये लॉन्गर वेवलेंथ है, बड़ी वेवलेंथ के लिए, तो आप देखेंगे कि इसी फॉर्मूले से रेले जीन्स का फॉर्मूला निकल आएगा, यानी हम रेले जीन्स फॉर्मूला हासिल कर लेंगे। इससे वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आ जाता है, इससे स्टेफन्स बोल्ट्जमैन का फोर्थ पावर लॉ भी आ जाता है, यानी हम इससे वो तमाम लॉस डिराइव कर सकते हैं जो उस जमाने में मौजूद थे। बस करना ये पड़ेगा कि जो जो फॉर्मूला जिस चीज के लिए वैलिड था वो प्रॉपर्टी इसमें डालनी पड़ेगी। इसमें मैं दो डिराइव कराऊंगा आपको, यानी हम प्लैंक्स का फॉर्मूला लेके जाएंगे यहां से और उससे रेले जीन्स का फॉर्मूला भी हासिल करेंगे फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ, और उससे वीन्स कंबाइंड फॉर्मूला भी हासिल करेंगे फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ। इस वक्त उसकी पीडीएफ मेरे पास नहीं है, मैं आपको ये एक छोटा सा काम दे रहा हूँ कि ज़रा कोशिश करके देखें कि अगर हम इसे फॉर लॉन्गर वेवलेंथ और फॉर शॉर्टर वेवलेंथ बनाने की कोशिश करें तो इसकी शक्लें क्या होंगी। यकीनन आपसे नहीं होगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा, वो डेरिवेशन ऑफ द वीन्स कंबाइंड फार्मूला एंड रेले जीन्स फार्मूला बाय यूजिंग द प्लैंक्स फार्मूला, हम ये करेंगे। अच्छा, बाकी बात अभी कर ओके लेता हूँ सर। मैं कि जब आप ये दोनों चीज़ें डिराइव कर लेंगे तो इट मीन्स कि आप 1900 या 1901 पे पहुंच गए, और जो चीज़ यानी जहां आप पहुंच गए हैं वहां जो असल कहानी है वो ये है कि प्लैंक्स के एनर्जी रेडिएशन यानी प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को हम तस्लीम नहीं कर रहे। हमसे मुराद उस ज़माने के लोग, 1900 के लोग, 1900 के साइंटिस्ट, वो कहते हैं नहीं भाई ये प्लैंक्स की थ्योरी तो बेड़ा गर्क कर देगी सारी फिजिक्स का। क्यों बेड़ा गर्क कर देगी? इसलिए कि उसकी बेसिक ही खराब है। वो कहता है एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है, और जब उससे कहते हैं हम कि चलो सही है अगर पार्टिकल नेचर भी रखती है तो यार प्लीज़ आप इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें दें जिसको हम मान लें कि हाँ पार्टिकल नेचर रखती है, आप भी खुश हम भी खुश। तो उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। तो 1901 से हम, सर उसने एक्सपेरिमेंट में बगैर ऐसे ही कैसे कह दिया तो फिर? इसलिए कि वो आपके पास फार्मूला मौजूद है और वो जो फार्मूला उसने बनाया है वो प्रैक्टिकली बिल्कुल वैलिड है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, यानी प्रैक्टिकल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है। लेकिन एनर्जी का पार्टिकल नेचर होना कोई सबूत ऐसा हो
एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि हमेशा किसी भी थ्योरी का प्रूफ हमेशा बाद में दिया जाता है। कहने को पता नहीं क्या क्या कह गए लोग, लेकिन प्रूव नहीं कर सके, वो थ्योरी खत्म हो गई। इसलिए तो जब उसने ये सब थ्योरी दे दी, उसकी सोच थी ये सिर्फ, और बड़ी अजीबोगरीब सोच थी। आप अंदाजा लगाएं कि उस जमाने में जो भी एटम था, जैसा भी था, वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो बाद में बोर्ड्स थ्योरी के अंदर आया था, वो तो 24 साल के बाद आएगा। लेकिन ये बात आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता कि प्लैंक्स ने ये बातें किस चीज को सामने रख के कही थी। भाई ऐसे तो नहीं कही, उसने कह दी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी बात पर कायम रहा। लेकिन कभी कभी वो खुद भी सोचता होगा कि ये मैंने क्या कह दिया है। ऐसा नहीं है, इसलिए कि वो उस जमाने में मौजूद जो बात कर रहा है वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले अमल बात है। आज मैं कोई साइंटिस्ट उठे और मैं ये कह दूं, फर्ज करें मैंने एक स्टेटमेंट कहा, भाई मैं साइंटिस्ट हूं और मैं ये कह रहा हूं कि सूरज मगरिब से निकलता है, मशरिक नहीं है ये, तो सारे लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, कहेंगे अगर पागल हो गया है, सूरज मगरिब से, ये मगरिब से निकल रहा है, ये क्या बात हुई। कोई नहीं मानेगा मेरी बात, कहेंगे चलो करके दिखाओ। अब मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, तो कौन मानेगा मेरी बात को। या मैं कोई और अजीब और गरीब किस्म की बात कर दूं, मैं कह दूं ग्रेविटी कोई चीज नहीं होती, या ग्रेविटी नहीं है, या ग्रेविटी को खत्म किया जा सकता है, तो मुझसे सब पहले यही पूछेंगे ना कि ग्रेविटी को खत्म कर सकते हैं तो करके दिखाओ। अगर मैंने करके दिखा दिया तो मेरी बात मान लेंगे, हाँ भाई ग्रेविटी खत्म हो सकती है। अजीब व गरीब बात, पानी से गाड़ी चला दूंगा, चला के दिखाओ। चला के दिखाओगे तो मान लेंगे, हाँ यार इसने तो पानी से गाड़ी चला दी। नहीं, भूल जाएंगे लोग, कहेंगे अरे पागल हो गया है, हवा से गाड़ी चला दूं, पानी से चला दूं, इससे चला दूं। तो प्लैंक्स ने भी कुछ ऐसी ही बात की उस जमाने में। सर जियो पे एक दिन दिखा रहा था कि पाकिस्तान में किसी ने पानी पे वो गाड़ी चलाई, क्या ये बात में कोई सदाकत है क्या? अगर होती तो आज पानी से नहीं चल रही होती गाड़ी है, यार उस डब्बे में इनकलाब नहीं पानी आ वो चुका होता बाकायदा शो पूरा। किया था उन्होंने, उसमें दिखा दिया था, वो पता अंदर नहीं उसने फिर पता हाइप नहीं हो क्या गई। ड्रामेबाजी की हुई थी पेट्रोल उसने। भी सस्ता। हाँ, मतलब उसने करके दिखाने की कोशिश की, लोगों ने देखा हाँ भाई पानी से गाड़ी चल रही है। बाद में जब तहकीक की तो पता चला वो अंदर उसने कोई और ड्रामेबाजी की हुई थी। अगर ऐसा होता तो आपका क्या ख्याल है, आज जो गाड़ियाँ बन रही हैं पेट्रोल पर और इस पर उस पर, तो वो पानी भी नहीं चल रही होती। या हम तो बहुत अमीर कंट्री हो चुके होते अब तक इतने दिन में, पेट्रोल का लेते नहीं हम कहते हैं हमारे पास तो गाड़ी है, पेट्रोल पानी से चलती हैं, और सारी इंडस्ट्री को भी उसी पे लगा देते, पानी इस्तेमाल करते, एनर्जी मिलती, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी। अभी तक तो हुआ नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दें बिल्कुल पक्की पक्की कि हाँ देखो मैंने पेट्रोल नहीं, ये पानी भरा है, ये चल रही है गाड़ी। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी ही बात की थी प्लैंक्स ने कि लोग उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ख्याल रहे 1900, अब 18 साल बाद यानी 1918 में जाएंगे हम। लेकिन इससे पहले चंद एक बातें जो इस ज़माने में हुई, यानी इन 18 सालों में भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना। कुछ नई नई डिस्कवरीज हो गई, कुछ नई नई बातें सामने आ गई। प्लैंक्स को भूल गए लोग, प्लैंक्स को भूल गए। अरे कौन सा प्लैंक्स ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था। क्या डिस्कवरीज हुई 1905 में, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। एक साहब थे सर जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद एटम में जो नेगेटिव चार्जेस थे वो कौन बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए।
साथ ही इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया था, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था। ये बातें हम इसलिए यहाँ नहीं करते कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अमूमन न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है, वहाँ बात करते हैं, लेकिन ये सारे पार्टिकल डिस्कवर हो गए इस दौरान। इलेक्ट्रॉन को बुनियादी जुज़ कहा जाने लगा, इलेक्ट्रॉन का E/m कैलकुलेट किया गया। इन सब बातों के बाद रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो एटम है इसका तो स्ट्रक्चर गलत बयान किया जा रहा है, यानी एटम के स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आ गई। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल नहीं कहलाया। रदरफोर्ड ने नया एटॉमिक मॉडल दिया 1907 में, जिसे 1911 में जाकर तस्लीम कर लिया लोगों ने कि हाँ रदरफोर्ड सही कह रहा है। और आपको याद होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ हो ही नहीं सकता। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर बैठा हुआ है, नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज पे बैठा हुआ है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो ना होने के बराबर है। और अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, जब डिस्टेंस ना होने के बराबर हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज इतनी स्ट्रांग होगी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने का कोई तस्वुर ही नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एटम पे बैठा हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉन को जितनी भी फोर्स लगा लें, इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होगा, इतनी स्ट्रांग फोर्स होगी। जबकि हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर लेते हैं, जे थॉमसन ने अलग किया गर्म करके इलेक्ट्रॉनों की बीम हासिल की, तभी तो कैथोड रेज डिस्कवर हुई, तभी तो इलेक्ट्रॉन उसने डिस्कवर किया। फ्रिक्शन के जरिए भी आप चीज़ों को चार्ज कर लेते हैं। कंघे को अपने बालों में रगड़ें और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। ग्लास रॉड को आप किसी फ्लालैन या ऐसे कपड़े से रगड़ें तो उसमें भी ये सलाहियत पैदा हो जाएगी। यानी चार्ज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर चले जाना। जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये बातें हमने अपने पिछले कोर्स में पढ़ी हैं। कूलम्स कहता है कि फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होगी, और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी अट्रैक्शन की, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान। तो वो ये कहता है रदरफोर्ड कि ये आप जो बयान कर रहे हैं वो और जो करके दिखा रहे हैं उनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या ये रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उस पर बैठा हुआ है तो फोर्स कैसी हुई, बेइंतहा स्ट्रांग, और रगड़ से भी बाहर निकाल लेते हैं, हीट एनर्जी देके भी बाहर निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये कैसे मुमकिन है? फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और उसने एटम का नया नक्शा बनाया। उसका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एटम पे बैठे हुए नहीं है, उसके गिर्द हरकत कर रहे हैं। यानी एटम के दो हिस्से हैं, एक सेंट्रल पार्ट जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल पार्ट के गिर्द मूव कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। जैसे कि सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द प्लैनेट मूव कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एटम में भी न्यूक्लियस यानी सेंट्रल पार्ट, पहली दफ़ा न्यूक्लियस आया एटम में 1907 टू 1911। इससे पहले एटम के दो हिस्से नहीं थे। पहली दफ़ा न्यूक्लियस का तस्वुर रदरफोर्ड दे रहा है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड, सारा का सारा मास उसी में कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन बस उसके गिर्द हरकत कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को इस मॉडल में निकालना आसान है। वो इलेक्ट्रॉन जो दूर हरकत कर रहे होंगे न्यूक्लियस से,
ये बात 1911 में रदरफोर्ड ने कही है। इससे पहले ऐसा कोई एटॉमिक मॉडल नहीं था, आज से सिर्फ 109 साल पहले। बस रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, चुनाचे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को तस्लीम किया गया उस वक्त। उसके एक्सपेरिमेंट ने जो कहानी सुनाई गोल्ड फॉयल ने, उसमें लोगों ने मान लिया कि हाँ ये सही कह रहा है, और इस तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ गया 1911 में। अब देखें आप, 18 तक ले जा रहा हूँ मैं आपको, 1918 पे ले जा रहा हूँ, इसलिए सर कि हमारी दूसरी क्लास का टाइम हो गया। चले सही है, आप क्लास लें, फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो आपको ये दोनों लॉज भी ड्राइव करके दिखा दिए जाएंगे, और हम 1918 में भी पहुंच जाएंगे, यानी अपने चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ। यानी जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें क्लासिकल का फेलियर आपके सामने आ गया है, और अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ और क्वांटम फिजिक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फिर हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।